सूर्यपुर नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सीमा और 5 साल के बेटे आरव के साथ रहता था। विक्रम अपने साधारण जीवन से अक्सर असंतुष्ट रहता था। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक सुबह की बात है, विक्रम लकड़ियां काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी सीमा बोली, विक्रम, आज फिर इतने चिड़चिड़े क्यों हो? क्या तुम्हें कभी खुशी महसूस नहीं होती? तुम हमेशा परेशान रहते हो। कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया करो। खुश होकर? मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, बस लकड़ियाँ काटने वाला मजदूर हूँ। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं और तुम कहती हो कि खुश रहूं। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए। भगवान ने हमें काम करने की ताकत दी है। तुम्हें अपनी किस्मत को कोसने की आदत हो गई है। कभी तो भगवान का शुक्र करो कि हमारा परिवार भूखा नहीं सोता। तुम्हें मेरी मेहनत की कोई परवाह नहीं, बस बातें करना आसान है। दूसरी औरतें तो चाहती हैं कि उनके पति खूब पैसा कमाएं, लेकिन तुम मेरे छोटे से काम में ही खुश रहती हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं कर। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सीमा की बातें सुनकर विक्रम बिना कुछ कहे गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से निकल गया। सीमा उसे जाते हुए बस देखती रह गई। कुछ दूर जाकर विक्रम की मुलाकात गांव के मुखिया धर्मदास से हुई। अरे विक्रम, क्या बात है? सुबह सुबह चेहरा इतना तना हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? सब ठीक है, पर मेरी पत्नी मुझे कभी समझ नहीं पाती। वो चाहती है कि मैं हमेशा हंसता रहूं, जैसे मेरे जीवन में कोई दुख ही न हो। सीमा तो समझदार और शांत स्वभाव की औरत है। वो तुम्हें क्यों परेशान करेगी? वो मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति बहुत पैसा कमाए, और मेरी पत्नी तो मेरी छोटी सी कमाई में भी खुश रहती है। उसे तो लगता है कि लकड़ियां काटना कोई बड़ा काम है। विक्रम, तुम्हें कोई गलतफहमी है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी और संतोषी है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो हर दिन गरीबी का रोना रोती और तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देती। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर विक्रम गुस्से में आगे बढ़ गया और जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लकड़ियां अच्छे दामों में नहीं बिकती। लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मुझे तो आज तक कोई फल नहीं मिला। क्यों ना आज मैं उस जंगल के हिस्से में जाऊं जहां जाने से सब डरते हैं। सुना है वहां कुछ रहस्यमय है। क्या पता मुझे कोई अद्भुत शक्ति मिल जाए जो मुझे धनवान बना दे। यह सोचकर विक्रम जंगल के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में उसकी नजर एक विशाल प्राचीन पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक पैर फैलाए बैठी थीं। इन लकड़ियों के दाम अच्छे होंगे, क्यों ना इसे काट दूं और बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाऊं। विक्रम ने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था कि अचानक पेड़ की ओट से एक घना काला कुहासा उठकर हवा में घूमने लगा। कुहासा उसके चारों ओर मंडराने लगा। विक्रम ने कभी ऐसा नजारा देखा ही नहीं था। भय से वह कदमों में ठिठक गया और कुल्हाड़ी झटके से जमीन पर छूट ही गई। कुछ पल में वह कुहासा ठंडे प्रकाश की तरह बदल गया और उसके समक्ष एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। तेजस्वी, अविकल्पनीय रूप का और आंखों में विचित्र गरिमा। तुम कौन हो? ये सब क्या है? मैं इस वन का रक्षक हूँ। मेरा वास इस पेड़ में दशकों से है। यह महज एक पेड़ नहीं, इस पूरे वन का आधार है। इसे मत काटो। विक्रम, जो पहले से ही बेचैन था, अब क्रोध से लाल हो उठा। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और कहने लगा, मुझे इन बातों से क्या फर्क पड़ेगा? यह पेड़ कितना पुराना है, मुझसे कोई मतलब नहीं। इसकी लकड़ियां मजबूत हैं और बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। मैं इसे काटूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। यदि तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। पर याद रखना, एक बार इच्छा पूरी हो जाने पर तुम चाहे भी तो इस पेड़ को काट नहीं पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। यह सुनकर विक्रम के मन में उलझन उभरी। लालच और संशय दोनों एक साथ भिड़ने लगे। जो चाहो, धन की कल्पना ने उसे खींचा, पर पेड़ को छोड़ देने का विचार भी उसके लिए कठिन था। वह कुछ पल ठहरा, सोच में डूब गया। नहीं नहीं, धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। मुझे धन नहीं चाहिए। उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे।
कुछ पल बाद वह फिर बोला, क्या मांगू? एक बड़ा सा महल मांग लेता हूँ। नहीं, महल का क्या करूंगा? यह भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन रक्षक ने उसकी उलझन देखी, हंसते हुए थोड़े रहस्यमयी अंदाज में कहा, सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। मुझे अपनी पत्नी से पूछने दो, शायद वह कुछ उपयुक्त सलाह दे। जाओ, मैं यही रहूंगा। जब तुम वापस आओगे अपना उत्तर बताना। विक्रम वन रक्षक की बात सुनकर तेजी से गांव की ओर भागा। घर पहुंचते ही वह सीमा के पास गया और उतावले मन से सब कुछ बताने लगा। सीमा, सुनो, जंगल में मैंने उस पुराने पेड़ के पास उस वन रक्षक से मिला जिसने कहा कि अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो वह मेरी एक इच्छा पूरी करेगा। बताओ, मुझे क्या मांगना चाहिए? विक्रम, तुम्हें संतोष मांगना चाहिए। संतोष ही वह चीज है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी हमेशा नहीं मिलती। यह जीवन का असली धन है। पर विक्रम का चेहरा लाल हो गया, क्रोध और लालच दोनों चमक उठे। तुम हमेशा यही बातें करती हो, संतोष से पेट नहीं भरता। राजाओं के पास कितना वैभव होता है, मैं भी वैसा बनना चाहता हूं। मैंने गलती की, जो तुमसे सलाह लेने आया मैं अपनी मर्जी से मांगूंगा। सीमा की बातें उसके मन में गहराई तक बैठ गईं। बिना और कुछ सुने वह फिर जंगल की ओर दौड़ा। वन रक्षक वहीं पेड़ के पास खड़ा उसे इंतजार करता मिला। तो तुम वापस आ गए। क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मैंने ठान लिया है। मैं राजा बनना चाहता हूँ, राजाओं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। उनके पास धन की कमी कभी नहीं होती। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, पर ध्यान रहे, एक बार इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम चाहे भी तो इस वृक्ष को काट नहीं पाओगे। और इस इच्छा की कीमत कुछ ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारे दिल में हलचल मच सकती है। विक्रम ने उत्साह में आंखें बंद कर सवाल करने से पहले ही अपने मन में राजा की तस्वीर सजा ली। वन रक्षक ने फिर गंभीरता से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए एक रास्ता है, और वह रास्ता सीधा है। आज रात कल्याणपुर के सम्राट चंद्रसेन के महल की छत पर एक दुर्घटना घटेगी। राजा की मृत्यु हो जाएगी और उसकी जगह खाली होते ही तुम राजा बनोगे। यह घटना निश्चित है। तुम एक तलवार लेकर महल के भीतर चले जाना। महल की ऊंची छत के नीचे खड़े रहना। जब राजा चंद्रसेन छत से गिरेंगे तो उनकी चीख सुनकर सैनिक दौड़े चले आएंगे। तुम्हें वहां तलवार पकड़े देखकर वे समझेंगे कि राजा की हत्या तुमने की है। विक्रम यह सुनकर घबरा गया। लेकिन अगर सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वे मुझे मार डालेंगे। तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर वे भयभीत हो जाएंगे। यही मेरा जादू है। तुम बस निडर होकर कहना, हाँ, मैंने ही राजा को मारा है। तुम्हारे आत्मविश्वास से सैनिक पीछे हट जाएंगे। क्या यह इतना आसान होगा? राजा चंद्रसेन का मंत्री वीरसेन राजा से प्रसन्न नहीं है। वह तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें नया राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, राजा की पत्नी रानी देवयानी और उनका 5 वर्षीय पुत्र आरुष भी हैं। वे इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हैं। मुझे राजा की पत्नी या पुत्र से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस राजा बनना है। तो फिर जाओ, समय आ पहुंचा है। रात ढलने वाली है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। विक्रम ने एक तलवार उठाई और कल्याणपुर के भव्य महल की ओर निकल पड़ा। महल की ऊंचाई और वैभव देखकर वह ठिठक गया। वाह, क्या चमत्कार है! सैनिक मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी किसी ने मुझे नहीं रोका। यह जरूर वन रक्षक का जादू है। महल के भीतर बिना किसी रोक टोक के पहुंचते हुए विक्रम सीधा छत के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर ऊपर उठी। वहां राजा चंद्रसेन गंभीर मुद्रा में टहल रहे थे। अचानक एक तेज हवा चली और राजा का पैर फिसल गया। राजा चंद्रसेन नीचे गिरे। उनके सिर से रक्त बहने लगा। राजा की चीख सुनकर सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। विक्रम ने तलवार ऊंची उठाई और ऊंचे स्वर में कहा, हाँ, यह काम मैंने किया है। राजा चंद्रसेन को मैंने ही मारा है, क्योंकि अब मैं राजा बनूंगा। सैनिक उसकी निर्भीकता देखकर सन्न रह गए। उसकी तलवार और आत्मविश्वास ने उन्हें भयभीत कर दिया। उसी समय मंत्री वीरसेन वहां पहुंचा। वह विक्रम की ओर देखते हुए बोला, तो यह तुम हो जिसने राजा की हत्या की है। जानते हो इसके बाद क्या होगा? मुझे सब पता है, लेकिन नियम यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है। वीरसेन मुस्कुराया। सही कहा तुमने।
हमारे राज्य में वही शासन करता है जो शक्ति रखता है। राजा चंद्रसेन अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ, आज से विक्रम कल्याणपुर का नया राजा होगा। विक्रम ने गर्व से सीना ताना और महल के सिंहासन की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने मंत्री से कहा, वीरसेन, जाकर रानी देवयानी और उनके पुत्र आरुष को यहाँ लाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। थोड़ी देर बाद रानी देवयानी और छोटा आरुष वहां लाए गए। रानी की आंखों में आंसू थे, चेहरा भय से कांप रहा था। रानी देवयानी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को अभी खत्म कर सकता हूँ, पर मैं दया दिखाना चाहता हूँ। तुम तुरंत इस राज्य को छोड़कर जंगलों में चली जाओ। अगर दोबारा इस महल के पास दिखी तो वही हाल होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। रानी देवयानी कांपती आवाज में बेटे का हाथ थामे रोने लगी। बेबस होकर उन्होंने आरुष को गोद में उठाया और महल से निकल गई। कई दिनों तक वे जंगलों में भटकती रहीं, भूख और प्यास से कमजोर। भटकते भटकते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। वह उनके सामने झुककर बोली, हे महात्मा, दया कीजिए, मैं और मेरा पुत्र भूख प्यास से तड़प रहे हैं। हमें थोड़ा भोजन और जल दे दीजिए। रानी देवयानी, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम राजा चंद्रसेन की पत्नी हो और यह नन्हा बालक आरुष तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? यह सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और साधु को विक्रम की निर्दयता तथा महल से निकाले जाने की पूरी कहानी बताने लगी। वह साधु वास्तव में एक चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले महात्मा थे। रानी देवयानी की बात सुनकर साधु ने आंखें बंद कर ली। साधु के मन में जैसे वह सब कुछ चल रहा था, वनों का रक्षक, महल की घटना और विक्रम तक की हर चाल। सच तो यह था कि साधु को लगभग सब कुछ पहले से ही पता था। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और रहस्यमय मुस्कान के साथ रानी की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो रानी देवयानी, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र आरुष की मदद करूंगा। इस झोपड़ी में तुम लोग ठहरो। आज से यह जगह तुम्हारा आश्रय है। पर एक बात याद रखना, एक रहस्य है जो अभी तुम्हें बताना उचित नहीं। वह रहस्य मैं तभी तुम्हारे पुत्र को बताऊंगा जब वह जवान होगा और समय आने पर वह स्वयं समझ पाएगा। तब तक यहां रहो, शांति से जीवन बिताओ। रानी देवयानी ने साधु की बात सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम उन्हें और आरुष को सिर छुपाने को एक छत मिल गई थी। इधर विक्रम, अब जो राजा बना था, अपने 7 पत्नी सीमा और 5 वर्षीय बेटे आरव को महल में लाया। सीमा महल की भव्यता और उस स्थिति को देखकर स्तब्ध रह गई। कैसे एक साधारण लकड़हारे से अचानक शाही पद तक पहुंच जाना संभव हुआ? विक्रम गर्व से मुस्कुराया और बोला, यह सब वन रक्षक के चमत्कार की देन है। मैंने उसका सामने इच्छा व्यक्त की और उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने चंद्रसेन को बाहर कर दिया। अब यह राज्य मेरा है। तुमने जो कुछ किया वह गलत है। सबसे पहले तुमने झूठ बोला कि तुमने राजा की हत्या की, और अब तुमने एक माँ और उसके छोटे बालक को उनके घर से बेदखल कर दिया। याद रखो, झूठ हमेशा लंबे समय तक छिपा नहीं रहता। एक दिन यह सच्चाई उभर कर सामने आएगी और तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम और तुम्हारे उपदेश, मैं अब राजा हूँ। मेरी किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है। अब बस तुम देखती जाओ, यह राज्य सदा मेरे ही अधीन रहेगा। समय ऐसे ही गुजरता रहा। विक्रम के पुत्र आरव की परवरिश राजकुमारों जैसी होने लगी। वहीं दूसरी ओर देवयानी का पुत्र आरुष, जो कि कल्याणपुर का असली उत्तराधिकारी था, बेचारा साधारण इंसान की तरह जंगल में कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। विक्रम का पुत्र आरव हद से ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी और लाड प्यार की वजह से बिगड़ चुका था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब प्रजा राजा से आरव की शिकायत ना करती हो। एक दिन सीमा क्रोधित होकर अपने पुत्र आरव से बोली, आरव, तुम क्या कर रहे हो? दिन दिन तुम्हारा व्यवहार बिगड़ता जा रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। माँ, आप क्या समझेंगी? मेरे पास इस दुनिया की हर सुख सुविधा है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मैं राजा का पुत्र हूँ। मुझे किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया कि एक राजा अपनी प्रजा का सेवक होता है, मालिक नहीं।
तुम लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, उनकी जमीनें छीन रहे हो और ऐसे कर्म कर रहे हो जो किसी नीच मनुष्य को शोभा देते हैं, किसी राजकुमार को नहीं। सीमा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वहां विक्रम आ पहुंचा। क्रोधित होकर उसने ऊंची आवाज में कहा, सीमा, तुम फिर वही उपदेश देने लगी। राजा की संतान कभी कमजोर नहीं होती। जब आरव राजा बनेगा तब उसे सब समझ आ जाएगा, पर तुम हमेशा उसकी गलतियां ही देखती हो, गुण नहीं। विक्रम, तुम उसे राजा नहीं, एक तानाशाह बना रहे हो। 20 वर्ष बीत गए हैं तुम्हें इस राज्य का शासक बने हुए, पर तुम आज भी उसी लकड़हारे की तरह सोचते हो जिसने सत्ता तो पाली पर विवेक खो दिया। बस सीमा, अब तुम अपनी हद में रहो। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। उधर गहरे जंगलों में देवयानी बीमार अवस्था में भूमि पर लेटी हुई थी। उसका पुत्र आरुस, जिसकी आंखों में चिंता और प्रेम झलक रहा था, अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठा था। चिंता मत कीजिए मां, साधु महाराज कुछ काम से बाहर गए हैं, वे लौटेंगे तो आपको अवश्य ठीक कर देंगे। नहीं बेटा, लगता है मेरा समय आ पहुंचा है। सुनो आरुस, वर्षों पहले साधु महाराज ने मुझे एक रहस्य बताया था जो तुम्हें तब बताया जाएगा जब तुम युवा हो जाओगे। अब शायद वह समय आ गया है। जब वे लौटें तो उस रहस्य के बारे में अवश्य पूछना। मुझे विश्वास है कि उस रहस्य में तुम्हारे जीवन का मार्ग छिपा है। माँ की बात सुनकर आरुस की आंखें भर आईं। नहीं मां, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। परंतु कुछ ही क्षणों बाद देवयानी की सांसें थम गईं। तभी वहां साधु महाराज आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आरुस, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, पर यह संसार का नियम है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। अब अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी करो पुत्र। गुरुदेव, मेरी मां ने अंतिम समय में कहा था कि आप एक रहस्य जानते हैं जो मुझे जवान होने पर बताना चाहते थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं वह रहस्य अवश्य जानूं। साधु महाराज कुछ पल शांत रहे, फिर रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, तो ध्यान से सुनो आरुस, तुम्हारे पिता की मृत्यु कोई हत्या नहीं थी, बल्कि एक दुर्घटना थी। विक्रम से तुम्हारा कोई शत्रुत्व नहीं था, लेकिन वन देवता के वरदान और उसकी लालच ने यह सब संभव कर दिया। विक्रम लालची और स्वार्थी था। कल्याणपुर राज्य पर अधिकार तुम्हारा है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य बोल रहा हूं आरुस। कल्याणपुर का वर्तमान राजा विक्रम कोई राजवंशी नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़हारा था। उसने जंगल के रक्षक से वरदान मांगा कि उसे राजा बना दिया जाए। वन देवता ने चेताया, पर उसकी लालच ने आंखें बंद कर दी। तुम्हारे पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसने मौका देखकर तुम्हें और तुम्हारी मां को जंगलों में भटकने को मजबूर किया। अब समय आ चुका है आरुस, जाओ जाकर विक्रम को चुनौती दो। वह और उसका पुत्र आरव दोनों तुम्हें युद्ध में नहीं हरा पाएंगे। राज्य वापस लेने के बाद मंत्री वीरसेन को कारागार में डालने का आदेश देना, क्योंकि जितना दोषी विक्रम है उतना ही दोषी वो मंत्री भी है जिसने बिना जांच के उसे राजा घोषित किया। साधु महाराज की बातें सुनकर आरुस ने तलवार उठाई और सीधे महल की ओर बढ़ा। महल के राज दरबार में राजा विक्रम और उसका पुत्र आरव सिंहासन पर बैठे थे। आरुस को देखकर विक्रम ने तंज कसते हुए कहा, कौन हो तुम और तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी आरुस हूं और अपना राज्य वापस लेने आया हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कल्याणपुर का असली उत्तराधिकारी हूं। तुम्हारे छल ने मेरे मां को जंगल में भटकने पर मजबूर किया। अब मैं तुम्हें हराकर अपना अधिकार वापस लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा राज्य इतनी आसानी से छीन लोगे? अगर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। मुझे स्वीकार है, लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गए तो यह राज्य मेरा होगा। विक्रम ने अनिच्छा के साथ अपने पुत्र को युद्ध की अनुमति दी, परंतु आरव आरुस की तलवार का एक भी वार नहीं झेल सका। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब तुम्हारी बारी है विक्रम, या तो मुझसे युद्ध करो या अपना राज्य मुझे सौंप दो। विक्रम जानता था कि वह जीत नहीं सकता। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। तो यह राज्य अब मेरा है। अब तुम्हें जीवन भर जंगल में रहना होगा। उसी समय विक्रम की पत्नी वहां आ पहुंची। अपने पुत्र आरव के शव को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम मौन खड़ा रहा।
आंसुओं से भीगे चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। आरुष ने सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, मंत्री वीरसेन को अभी इसी क्षण बंदी बनाओ। अब से उसका जीवन कारागार में ही बीतेगा। पर मेरा दोष क्या है? तुम्हारी लापरवाही के कारण ही एक लकड़हारा 20 वर्षों तक राजा बना रहा। तुमने मेरे पिता की मौत की कोई जांच नहीं की। सैनिकों ने तुरंत मंत्री वीरसेन को बंदी बना लिया। विक्रम ने अपने पुत्र आरव के शव को उठाया, अपनी पत्नी सीमा के साथ महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ वनरक्षक देवता प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें चेताया था कि राजपद आसान नहीं होता। देखो, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पुत्र की जान ले ली। यह कहकर वनरक्षक गायब हो गए। विक्रम अपनी पत्नी सीमा के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगा, जहां उसने अपने जीवन के शेष दिन पछतावे और शांति की तलाश में बिताए।